हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ वीटा। आज हम लोग कवर करेंगे द भारतीय न्याय संहिता 2023 का इंट्रोडक्टरी लेक्चर। ये हम सबको पता है, आईपीसी को रिप्लेस करके ये नया कानून आया है जिसमें आईपीसी के मोस्टली प्रोविजंस प्रिवेल करते हैं, वो सस्टेन करते हैं, बट कुछ चेंजेस जो हैं वो लाए गए हैं, कुछ एडिशंस करके, कुछ सब्स्टिट्यूशंस करके, कुछ पनिशमेंट्स इन्हांस करके, कुछ नई पनिशमेंट ऐड करके, राइट। तो वो सब कुछ एक इंट्रोडक्शन हम लोग बीएनएस का लेंगे यहाँ पर कि ये कब आया, कैसे आया, किस ऑब्जेक्टिव के साथ आया, ठीक है, क्या इसकी स्कीम है, और इसका सेक्शन 1 जो है जिसमें अब काफ़ी सारे जो हमारे आईपीसी के स्टार्टिंग के सेक्शंस थे टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन को लेके, वो सब अब इसके अंदर सेक्शन 1 में ही कवर होते हैं, उसके सब क्लॉजेज में, वो सब हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो ये जो सब्जेक्ट है भारतीय न्याय संहिता, ये सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं इम्पॉर्टेंट है, मैं कहूँगी हर एक सिटीज़न होने के नाते भी हमें इसे समझना चाहिए, हमें जानना चाहिए कि कौन सा एक्ट क्राइम कहलाएगा और उनके लिए कैसी पनिशमेंट्स हमारे लॉ के द्वारा प्रदान की गई हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक बेसिक चीज़ समझते हैं। पहले हमारे देश में जो क्रिमिनल लॉ चल रहा था वो क्या था? दैट वाज इंडियन पिनल कोड 1860। मैंने बताया आपको, ये लॉ बनाया था ब्रिटिशर्स ने, और तब से लेकर जुलाई 2024 तक हम इसी लॉ का यूज़ कर रहे थे। मतलब आप इमेजिन करिए, आज़ादी के बाद भी हम उस कॉलोनियल माइंडसेट वाले लॉ को फॉलो कर रहे थे। अब आया भारतीय न्याय संहिता 2023, जो इंडिया की क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म की मैं कहूँ सबसे बड़ी स्टेप है इंडिपेंडेंस के बाद, जितने भी हमारे 3 नए कानून आए। इसका मेन मकसद यही है कि डी कॉलोनाइज करना, हमारे लीगल सिस्टम को डी कॉलोनाइज करना, यानी कि अपने कानून को अपने समाज, अपने कॉन्स्टिट्यूशन और आज के चैलेंजेस के हिसाब से अलाइन करना, राइट। तो इसी ऑब्जेक्टिव और इसी फंडामेंटल के ग्राउंड बेसिस पर बीएनएस जो है वो आया है, राइट। तो इस लॉ को प्रेसिडेंशियल असेंट रिसीव हुई 25 दिसंबर 2023 को, और ये इन्फोर्समेंट में आया, यानी कि ये लागू हुआ 1 जुलाई 2024 से। तो ये डेट्स आप याद रखिएगा। अब हम बात करें कि ऑब्जेक्टिव क्या है बीएनएस का, भारतीय न्याय संहिता का। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो हमें सेक्शन 1 के ऊपर जो लाइन मेंशन होती है वहाँ से पता चलता है किसी भी एक्ट का ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ मेंशन है बीएनएस में, टू कंसोलिडेट एंड टू अमेंड द प्रोविजंस रिलेटिंग टू ऑफेंसेस एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयरविद, ठीक है। यानी कि इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो भी आईपीसी के जो भी ऑफेंसेस थे उन सबको कंसोलिडेट करना, यानी कि एकत्रित करना, और उनमें जो भी रिक्वायर्ड चेंजेस थे उसको लेकर अमेंडमेंट करना, ठीक है। एंड फॉर द मैटर्स कनेक्टेड, आईपीसी का जो अप्रोच था वो ज़्यादा प्यूनिटिव था, यानी कि उसका ऑब्जेक्टिव था पनिशमेंट देना, मैं कहूँ डंडा लगाना, है ना। लेकिन बीएनएस का अप्रोच है रिस्टोरेटिव, बीएनएस का अप्रोच है रिहैबिलिटेटिव, इसका अप्रोच है जस्टिस सेंट्रिक, यानी विक्टिम को प्रोटेक्ट करना है और ऑफेंडर को सुधारने का चांस देना है, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्टिव के साथ जो है बीएनएस जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है। अब हम लोग सीधा सेक्शन 1 की तरफ बढ़ते हैं। प्रिलिमिनरी प्रोविजंस क्या कहता है इसका? तो सेक्शन 1 का टाइटल है, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट या कह लो कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। तो इसका शॉर्ट टाइटल क्या है? इट विल बी नोन एज द भारतीय न्याय संहिता 2023, ठीक है। तो ये इसका नाम है। इसका क्लॉज 2 बताता है कि ये इन्फोर्स कब होगा या कहाँ कहाँ कब कब अप्लाई होगा, इन्फोर्स होगा, उसकी अथॉरिटी किसके पास है। तो याद रखना हमेशा यहाँ मेंशन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कब से ये लॉ लागू होगा और हमारे देश के अलग अलग पार्ट्स में कैसे अलग अलग डेट्स पर ये इन्फोर्स हो सकता है। तो उसका जो अथॉरिटी है दैट इज एक्सक्लूसिवली विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। ये सवाल आपका ऑब्जेक्टिव बेस में पूछा जा सकता है। अब क्लॉज 3, 4, 5, ये जो आगे के तीनों क्लॉजेस है सेक्शन 1 के, वो हमें टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो क्लॉज 3 बोलता है कि बीएनएस जो है वो पूरे इंडिया में लागू होता है। मतलब अगर कोई भी ऑफेंस इंडिया के ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर होता है तो उन हर
ऑफेंस पर बीएनएस लागू होगा। यहाँ पे ये नहीं बात की गई है कि ऑफेंस किसने किया, कैसे किया, यहाँ इतना बोल रहे कि किसी ने भी किया, ऑल पर्सन, यहाँ कोई सिटीजन मेंशन नहीं है, नॉन सिटीजन मेंशन नहीं है, यहाँ इतना मेंशन है कि ऑल द पर्सन्स हु कमिट एन ऑफेंस विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, उस पर बीएनएस लागू होता है। तो बेसिकली ये बीएनएस के एप्लीकेशन को, एम्बिट को बता रहा है, उसके टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन को बता रहा है। क्लॉज 4 इसको थोड़ा सा ब्रॉड पर्सपेक्टिव से बताता है। क्या कहता है, ये डील करता है दैट इंडिविजुअल्स हु बाय वर्च्यू ऑफ अदर लॉज आर सब्जेक्ट टू इंडियन जुरिस्डिक्शन फॉर द क्राइम्स कमिटेड अब्रॉड दे शैल आल्सो बी डील्ड अंडर बीएनएस। ठीक है, अगर कोई इंडियन सिटीजन यूएस में मर्डर करता है ना, और भले वो यूएस में रह रहा है लेकिन वो अभी भी सब्जेक्टेड है टू द इंडियन लॉज बाय एनी लॉ, यहाँ पे इन्होंने कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं बोला, बाय एनी लॉ, ठीक है, इट इज सब्जेक्टेड टू द इंडियन जुरिस्डिक्शन। और फिर वो अगर अब्रॉड में, बाहर किसी कंट्री में कोई क्राइम कमिट करता है तो वो इंडिविजुअल भी बीएनएस के प्रोविजंस के विद इन डील किया जाएगा। तो यहाँ पे भी अगेन उन्होंने ये नहीं बोला कि इंडियन सिटीजन, दे हैव मेंशन ओनली एनी इंडिविजुअल। अगर कोई भी व्यक्ति हु बाय वर्च्यू ऑफ अदर लॉज आर सब्जेक्टेड टू इंडियन जुरिस्डिक्शन देन दे शैल आल्सो बी डील्ड विद इन आईपीसी। ऐसे ही माना जाएगा जैसे कि उसने वो एक्ट कहीं बाहर ना किया हो बल्कि हमारे इंडिया में ही कमिट किया हो। ठीक है, तो वही मैंने कहा, जैसे कि ए जो कि मान लो एक इंडियन सिटीजन है और उसने यूएस में मर्डर किया है, तो अगर वो इंडिया में पकड़ा जाता है तो उसका ट्रायल इंडिया के कोर्ट्स में हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्लॉज 5 जो कि एक्सक्लूसिवली एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की बात करता है कि बीएनएस किस तरीके से हमारे देश के बाहर अगर कोई क्राइम होता है उस पर कैसे उस पर कैसे उसके प्रोविजंस प्रिवेल करेंगे। तो इसमें 3 पॉइंट्स बताए हैं, ऑल द 3 आर वेरी इंपॉर्टेंट। पहली बात करते हैं कि अगर कोई भी ऑफेंस कमिट हुआ है इंडिया के बाहर बाय द इंडियन सिटीजन, इसने क्लियरली मेंशन किया है कि अगर भारतीय नागरिक के द्वारा भारत के बाहर, यानी कि हमारी ज्योग्राफिकल एरिया से, हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्री से बाहर कोई क्राइम कमिट किया है तो उस पर बीएनएस अप्लाई होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर कोई क्राइम इंडियन रजिस्टर्ड शिप या इंडियन रजिस्टर्ड एयरक्राफ्ट पे कमिट हुआ है, नो मैटर इंडियन सिटीजन ने किया है या किसी और कंट्री के सिटीजन ने किया है, लेकिन यहाँ मुद्दा है कि इंडियन रजिस्टर्ड शिप या एयरक्राफ्ट पे हुआ है, तो उस मामले में भी, उस क्राइम में भी बीएनएस जो है वो गवर्न करेगा, बीएनएस जो है वो अप्लाई होगा। और तीसरी बात यहाँ पे कही जा रही है कि कोई भी साइबर क्राइम जिसमें टारगेट क्या है, हमारे इंडियन कंप्यूटर रिसोर्सेस, मतलब बेसिकली जो विक्टिम बन रहे हैं वो इंडिया के लोग बन रहे हैं। तो अगर किसी बाहरी व्यक्ति ने साइबर क्राइम किसी बाहर की कंट्री में बैठ के इंडियन कंप्यूटर रिसोर्स को टारगेट करते हुए किया है तो उस मामले पर भी बीएनएस अप्लाई होगा। ठीक है, जैसे अगर कोई हैकर रशिया से बैठा है और इंडियन सर्वर्स को टारगेट करता है तो वो बीएनएस के स्कोप में कवर होगा। तो ये 3 प्राइमरी पॉइंट्स हैं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के कॉन्टेक्स्ट में रिगार्ड्स टू बीएनएस। पहला, अगर इंडियन सिटीजन इंडिया के बाहर क्राइम कमिट करे, दूसरा, अगर कोई भी व्यक्ति इंडियन रजिस्टर्ड शिप या एयरक्राफ्ट पे क्राइम कमिट करे, और तीसरा, कोई भी व्यक्ति साइबर क्राइम कमिट कर रहा है टारगेटिंग आर इंडियन कंप्यूटर रिसोर्सेज। याद रखेंगे, सिंपल है। तो यहाँ पे हम लोगों ने तीनों क्लॉजेस कवर कर लिए रिगार्डिंग जुरिस्डिक्शन। मैं आपको बताऊं, कई बार लॉन्ग पर्सपेक्टिव से, लॉन्ग आंसर पर्सपेक्टिव से सिर्फ जुरिस्डिक्शन पे भी सवाल आता है, तो ऑफ कोर्स आप पहले बीएनएस क्या है उसको समझाएंगे। ठीक है, आप सेक्शन 1 का एक ओवरव्यू देंगे, फिर आप बताएंगे कि इसके सेक्शन 1 के क्लॉज 3, 4, 5 में जुरिस्डिक्शन एक्सप्लेन्ड है, 3 को बताएंगे, 4 को बताएंगे, 5 को बताएंगे। क्लॉज 6 देख लेते हैं, आखिरी क्लॉज है और इसको हम लोग सेविंग क्लॉज भी कहते हैं। मतलब अगर कोई स्पेशल लॉ ऑलरेडी है, जैसे कि किसके लिए, फॉर सर्टेन स्पेसिफिक ग्रुप्स, जो कि यहाँ मेंशन किए हैं, हमको कोई अपनी इमेजिनेशन का यूज नहीं करना है, फॉर स्पेसिफिक ग्रुप्स लाइक फॉर पनिशिंग द म्यूटिनी एंड डिजर्शन ऑफ ऑफिसर्स, सोल्जर्स, सेलर्स, एयरमैन इन द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जो भी सेलर्स हैं, सोल्जर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, एयरमैन हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए कार्य कर रहे हैं, तो उनके अगर म्यूटिनी और डिजर्शन से रिलेटेड ऑफेंसेस होते हैं तो उनके लिए स्पेशल लॉज हैं। तो वो जो लोग हैं उन ऑफेंस के लिए उनके ऊपर वो स्पेशल लॉ, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई मार्शल लॉ है तो वो मार्शल लॉ अप्लाई होगा, बीएनएस वहां पर अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पे जो स्पेशल लॉज हैं या अगर कोई लोकल लॉज हैं उनके ऊपर बीएनएस प्रिवेल नहीं करेगा, वो लोकल लॉज या स्पेशल लॉज प्रिवेल करेंगे। ठीक है, वो स्पेशल और लोकल लॉज बीएनएस के ऊपर प्रिवेल करेंगे। तो ये स्पेशल क्लॉज है या कह लो एक्सेप्शन है बीएनएस का। ठीक है ना,
समझ में आया आप लोगों को? सेक्शन 1 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ें। अब हम लोग जानते हैं कि भारतीय न्याय संहिता के कुछ यूनिक फीचर्स क्या हैं। पहला, देखो यहाँ मेंशन नहीं पर मैं आपको इसका पहले पॉइंट में ना आप लिखना कि इसका स्कीम क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो पहले आईपीसी में हमारे 511 सेक्शंस थे, अभी जो है उनको काफ़ी शॉर्ट कर दिया गया है। नाउ वी हैव ओनली 358 सेक्शंस, ठीक है। बीएनएस हैज़ ओनली 358 सेक्शंस कवर्ड इन 20 चैप्टर्स, तो ये बात आप याद रखना। दूसरा पॉइंट, कोशिश की गई है कि काफ़ी सारे आईपीसी के अर्लियर प्रोविजंस को कंटिन्यू रखा जाए, उनको रिटेन किया जाए, बट वही मैंने बोला उसको रीऑर्गेनाइज किया गया है ज़्यादा क्लैरिटी के साथ, ज़्यादा कोहेरेंस के साथ। अनदर पॉइंट इज दैट जो कुछ कॉलोनियल कॉन्सेप्ट थे, जैसे कि सेडिशन का जो क्राइम था, सेडिशन का जो ऑफेंस था, उसके प्रोविजन को अब रिमूव कर दिया गया है एंड उसको रिप्लेस करके नए ऑफेंस को इंट्रोड्यूस किया है, नेमिंग इट एज एक्ट्स इंडेंजरिंग द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। दिस इज अनदर फीचर ऑफ बीएनएस। थर्ड पॉइंट इज कि कुछ नए ऑफेंसेस एड ऑन किए गए हैं, जैसे कि मॉब लिंचिंग, टेररिज्म, है ना, क्राइम्स अगेंस्ट हेल्थ प्रोफेशनल्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, क्राइम अगेंस्ट ट्रांसजेंडर पर्सन। अब आप जेंडर की डेफिनेशन पढ़ना बीएनएस में, तो वहाँ पे लिखा है कि दैट जेंडर इंक्लूड्स, इसमें हम लोग ट्रांसजेंडर को भी पढ़ते हैं। फिर उन्होंने बताया कि ट्रांसजेंडर का मीनिंग वही है जो कि ट्रांसजेंडर्स एक्ट में प्रदान किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इंक्लूजन बड़ा है ना। जो हमारी करंट में प्रॉब्लम्स प्रिवेल कर रही है कंट्री में, उनको कंसिडरेशन में लेके प्रोविजंस ऐड ऑन किए गए हैं। इसके अलावा साइबर क्राइम्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इन्वायरमेंटल ऑफेंसेस, इन पे भी और ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया है एज कम्पेयर टू दी ओल्ड लॉ। पनिशमेंट्स, तो जो वुमेन और चिल्ड्रन के अगेंस्ट क्राइम है उनकी पनिशमेंट्स को भी बढ़ाया गया है, अगर आप कंपैरिजन देखेंगे तो। एंड द लास्ट एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर इज कि इसमें एक नई फॉर्म ऑफ पनिशमेंट इंट्रोड्यूस की गई है विद इन सेक्शन 4 ऑफ बीएनएस, एंड दैट इज नोन एज द कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस जनरली माइनर ऑफेंसेस के लिए प्रदान की जाती है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जेल का ऑल्टरनेटिव प्रदान किया गया है, जिसमें जो है जो क्रिमिनल्स हैं उनको बोला जाएगा कि आप कोई कम्युनिटी सर्विस कर दें, है ना, जैसे कि किसी एनजीओ की हेल्प करे या फिर किसी और पुअर मार्जिनलाइज सेक्शन की हेल्प करे, मदद करे। वो किस तरीके से होगी और किस तरह के ऑफेंसेस में ये गवर्न की जाएगी, वो सब हम लोग प्रोविजंस में डिटेलिकली पढ़ेंगे आगे, ठीक है। जब हम लोग पनिशमेंट का लेक्चर कवर करेंगे, वील सी कि प्रोमिनेंटली कम्युनिटी सर्विस किस ऑफेंस में प्रदान किया गया है अंडर द प्रोविजंस ऑफ बीएनएस, ठीक है। फिलहाल आप इतना याद रखेंगे, एक नया फॉर्म ऑफ पनिशमेंट ऐड किया गया है जिसका ऑब्जेक्टिव यही है टू इंश्योर रिहैबिलिटेशन, है ना, इन द सोसाइटी, एंड दैट न्यू पनिशमेंट इज नोन एज कम्युनिटी सर्विस। नाउ लेट्स मूविंग अहेड एंड हैव अ शॉर्ट एंड स्मॉल कंपैरिजन ऑफ आईपीसी एंड बीएनएस हियर। पहले तो आप स्ट्रक्चर के बेसिस पे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि आईपीसी में 511 सेक्शंस थे इन 23 चैप्टर्स, जो कि अभी बीएनएस में 358 सेक्शंस हैं इन 20 चैप्टर्स, ठीक है। तो नंबर्स जो हैं सेक्शन के वो काफ़ी रिड्यूस कर दिए गए हैं। अप्रोच की बात करूँ तो आईपीसी इज मोर प्यूनिटिव इन नेचर, यानी कि उसका जो ऑब्जेक्टिव था वो पनिशमेंट के ऊपर ज़्यादा एम्फेसाइज था, एंड एट द सेम टाइम इट वाज मोर स्टेट सेंट्रिक। जबकि आप अगर बीएनएस के प्रोविजंस को गौर से देखेंगे, समझेंगे, तो इसका ऑब्जेक्टिव काफ़ी हद तक रिस्टोरेटिव है, रिहेबिलिटेटिव है एंड विक्टिम सेंट्रिक है। लैंग्वेज की बात की जाए तो आईपीसी क्योंकि ब्रिटिशर्स के टाइम का है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा कॉलोनियल टर्मिनोलॉजीज हैं, वेयर एज बीएनएस क्योंकि आज के टाइम का है तो इसमें कंटेम्प्रेरी इंडियन लीगल लैंग्वेज का रिफ्लेक्शन आपको शोकेस होगा, है ना। तो आईपीसी का फोकस किस पे रहा था? मोर ऑन डिटरेंस, कि एक डर पैदा किया जाए ताकि लोग ऑफेंसेस कम से कम कमिट करें, ठीक है। जहाँ पर ऑन द अदर हैंड बीएनएस का फोकस है रिहैबिलिटेशन पर एज वेल एज जस्टिस पर, कि जस्टिस भी इंश्योर हो सोसाइटी में और कोशिश रहे कि हम क्रिमिनल्स को सुधार सके, है ना। तो ऐसा समझिए कि जैसे आईपीसी एक पुरानी ब्रिटिश एरा की स्कूल टीचर की तरह था जो सिर्फ डंडा चलाता था, और बीएनएस जो है वो एक मॉडर्न इंडियन टीचर की तरह है जो समझाता भी है, पनिश भी करता है और सुधारने का मौका भी देता है, ठीक है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर। लेट्स हैव अ कंक्लूजन हियर। सो ओवरऑल भारतीय न्याय संहिता आई से इज नॉट जस्ट अ रिप्लेसमेंट ऑफ आईपीसी,
रादर इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ मॉडर्न इंडियाज लीगल वैल्यूज, है ना. ये सिर्फ लॉ रिफॉर्म नहीं है बल्कि एक सिविलाइजेशनल शिफ्ट है मेरे अकॉर्डिंग, फ्रॉम कॉलोनियल टू कॉन्स्टिट्यूशनल, फ्रॉम पनिशमेंट टू जस्टिस, है ना. और हमें एज स्टूडेंट्स और एज फ्यूचर जजेस, फ्यूचर लॉयर्स इस शिफ्ट को डिटेल में समझना होगा. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. तो गाइज ये था हमारा आज का इंट्रोडक्टरी सेशन ऑन बीएनएस. और बीएनएस का एक सेपरेट प्लेलिस्ट मैं बना दूंगी, वहाँ पर हम सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड करके ऐड ऑन कर देंगे, ठीक है. और अगले लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, ठीक है. मैं कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स रिकॉर्ड कर पाऊँ और आप लोगों को प्रोवाइड कर पाऊँ. बीएनएस के नोट्स ऑल्दो अभी पूरे कंप्लीट नहीं हुए हैं, बट जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हम अपने इंस्टाग्राम पेज पर प्रोवाइड करते हैं. उस पर स्टोरी पर भी और पोस्ट के थ्रू भी हमारे नोट्स पेड रहते हैं कुछ बेसिक अमाउंट पे, विच इज़ एब्सोल्युटली वर्थ कंसिडरिंग द अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क आई पुट इन प्रिपेयरिंग देम. वो आपको इन नोट्स की क्वालिटी से मुझे लगता है अंदाज़ा होता होगा या होगा, है ना. Yeah, so that's it for today's lecture. Stay tuned for more such lectures. Thank you for watching. Please let me know in the comment section how did you find it. Thank you again. Have a good day. Bye bye.